हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी कर्नाटका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली इन एंड आउट लीगल वैकेंसी के बारे में समझेंगे कि लीगल वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, कौन सी डेजिग्नेशन हमें ऑफर करी जा रही है और क्या हमारा पे स्केल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एडवर्टाइजमेंट ऑन 14th ऑफ जून 2023 को पब्लिश करा गया है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी रिलीज करी गई हैं लीगल डिपार्टमेंट के लिए, वो 18 वैकेंसी रिलीज करी गई हैं। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसी लीगल डिपार्टमेंट के लिए ही निकाली गई है और आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो कर रहे हैं डेप्यूटी मैनेजर की। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है, डेजिग्नेशन है और डिपार्टमेंट आपका लीगल होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, विमेन कैंडिडेट्स के लिए 2 जनरल में कैटेगरी में निकाली गई है, शेड्यूल कास्ट की 1 वैकेंसी निकाली गई है अगर वो वुमेन कैंडिडेट है, और ओबीसी को इन्होंने क्लासिफाई करा है 4 कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B, कैटेगरी 3A। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो रूरल कैटेगरी के लिए भी 2 वैकेंसी निकाली गई है जनरल कैटेगरी में, और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 निकाली गई है, और ये मैं आपको रूरल का बता रहा हूं। और ओबीसी कैटेगरी 1 के लिए 1 निकाली गई है, और ओबीसी कैटेगरी 2A के लिए भी 1 निकाली गई है, और ओबीसी कैटेगरी 2B के लिए 1 निकाली गई है। तो और फिर इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए शेड्यूल कास्ट में 1 वैकेंसी निकाली है, ओबीसी कैटेगरी 2A में 1 वैकेंसी निकाली है, विच मेक्स द टोटल ऑफ 18 वैकेंसीज। आपके लिए 18 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो को जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो उसमें मेंशन करे अपना क्लियरली फॉर्म में। जब एनेक्स्चर आपको फिलअप करना होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप अपनी कैटेगरी अच्छे से मेंशन करिए। तो ये आपकी सारे, अब इसमें बोला गया है कि आपकी जहां पर आपको डेजिग्नेशन तो आपको एज अ डेप्यूटी मैनेजर करा जाएगा, लेकिन आपकी ब्रांच लोकेशन कौन सी होगी जहां पर आप अपना पूरा ऑफिस का काम देखेंगे। आपका हेड ऑफिस में आपका ब्रांच लोकेशन होगी, वो आपका बेंगलुरु होगा। तो आपको बेंगलुरु के ऑफिस में बैठना है, आपको वहीं से अपना पूरा काम करना है। अब इसमें बोला गया है आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सबसे पहले एज प्रूफ होता है। जो भी सीबीएसई के कैंडिडेट्स होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, उन्हें पता होगा कि 10th क्लास का जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है वो आपका एज प्रूफ होता है। ऐसे ही वेरियस बोर्ड्स में आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है या आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है वो आपका एज प्रूफ होता है। सीबीएसई वालों के लिए जो मार्कशीट होती है वो एज प्रूफ नहीं गिना जाता, आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो एज प्रूफ गिना जाता है। तो आपको अपने 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगाना है। आपको अपने एलएलबी के, अगर आपने इंटीग्रेटेड कर रखी है, बीए एलएलबी कर रखी है, तो आपको अपने हर सेमेस्टर का लगाना है। और अगर आपका सेमेस्टर नहीं था, ईयरली बेसिस पे एग्जाम था, तो आपको अपने 5 साल के अपने मार्कशीट्स लगानी है। और अगर आप 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है, उससे पहले आपने ग्रेजुएशन करी होगी, तो आपको अपने पूरे ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगानी है। और फिर उसके बाद आपको अपने एलएलबी की मार्कशीट्स लगानी है और अपनी फाइनली प्रोविजनल लगाना है, या आपके पास अगर डिग्री है तो आप अपनी डिग्री लगाएंगे। इसके बाद बोला गया है आपको एक्सपीरियंस लेटर है अगर आपके पास, तो आपने अगर कहीं काम करा है, जैसे अगर आप इसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस फॉर्म में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कहां से मिलेगा? आपको एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आपको प्रैक्टिस करते हुए 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, ये इसमें मांगा गया है। तो आपको जो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, आप जहां की भी आपने मेंबरशिप ले रखी होगी कोर्ट की, आप वहां कोर्ट में जाएंगे, वहां के बार एसोसिएशन में जाएंगे, एसोसिएशन को बोलेंगे, वहां पे ऑफिस जो होगा आपके बार एसोसिएशन का कोर्ट में, आप वहां जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि मेरे को एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। वो आपको विद इन मिनट्स आपको एक्सपीरियंस लेटर बना के देंगे। उसमें जो आपके फाइनली साइन करता है वो आपके जो भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होंगे या फिर जनरल सेक्रेटरी होंगे, क्योंकि साइनिंग पोजीशंस और साइनिंग डेजिग्नेशन वही 2 पोस्ट के पास होती है। तो वो दोनों आपको साइन करेंगे और वो आपको दे देंगे। सॉरी, दोनों में से कोई भी एक जना उसमें साइन करके वो आपका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आपको वो इसके साथ अटेस्ट करना है। इसमें बोला गया है आपको साथ ही साथ आपका जो बार काउंसिल, जहां भी आपने बार काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर करवाया, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिला होगा, उन्होंने आपको एक आईडी कार्ड इशू करा होगा, तो वो आईडी कार्ड आपका फोटोस्टेट लगेगा, और साथ ही साथ आपको जो आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया होगा बार काउंसिल ने वो भी लगेगा, उसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हुए
आपके अपने 10th की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट्स और उनके पासिंग सर्टिफिकेट्स, उसी के साथ आपके पूरे आपके, अगर आपने बीए एलएलबी कर रखी है तो 5 साल की आपकी मार्कशीट्स, अगर आपने एलएलबी कर रखी है तो ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी की मार्कशीट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका बार एसोसिएशन दे देगा, उसके बाद आपका बार काउंसिल की तरफ आपका जो आईडी कार्ड और आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आया होगा, उन सब की फोटोकॉपीज आपको अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर भेजनी है। मैं आपको अब नीचे एड्रेस बताऊंगा। और इसमें बोला गया है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लीगल के लिए हमारी क्या मांगी गई है, जो इसमें बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60%। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 60% या उससे ज्यादा आपके पास एलएलबी में आपने स्कोर करा हुआ होना चाहिए। और बैकवर्ड क्लास के लिए भी इट मींस ओबीसी, ओबीसी में जो मैंने बताया था कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2A वाली जो है, वो सारी कैटेगरीज को इंक्लूडिंग करके और जनरल कैटेगरी को इंक्लूड करके इनके 60% प्लस अबव होने चाहिए ग्रेजुएशन में, मतलब एलएलबी की डिग्री में। अब इसमें बोला गया है जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं, उनके मिनिमम 55% एंड अबव होने चाहिए। तो मतलब 5 साल का 5% का रिलैक्सेशन दिया है एससी और एसटी कैंडिडेट्स को, 5% का। इसमें बोला गया है आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां पर? आपको प्रैक्टिस करते हुए एज एन एडवोकेट 2 साल हो जाने चाहिए। मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसीजर है। आप सिंपली जाएंगे अपने एसोसिएशन में, बार एसोसिएशन में, वहां पर आपको 2 साल का सर्टिफिकेट विद इन मिनट्स बना के दे देते हैं। वो लेटर हेड पे बना के देते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। और बोला है इसमें कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जैसे कि आपको स्प्रेडशीट यूज करना आना चाहिए, वर्ड प्रोसेसर यूज करना आना चाहिए, डेटाबेस को संभालना आना चाहिए। ये सब आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की। तो ये आपको चीजें बताई गई है हमारी लीगल डिपार्टमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है। अब इन्होंने बोला है कि आपको ये फॉर्म फिलअप कौन सी डेट से पहले कर देना है। आपको ये फॉर्म फिलअप 7 जुलाई 2023, 7/7/2023, 7 जुलाई 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप अपना करके अपने लोकेशन पे भेज देना है। मैं आपको एड्रेस अभी नीचे दूंगा कि कौन से एड्रेस पे आपको अपने पूरे अनेक्स्चर के साथ अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो सारे लगा के देने हैं। एज क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, जो भी स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, उनकी एज रखी गई है 25 to 40 ईयर्स। अगर आप 25 साल से छोटे नहीं है और आप 40 साल से बड़े नहीं है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी और कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स हैं अगर आप तो। अब कैटेगरी 2A जो ओबीसी से बिलोंग करती है, कैटेगरी 2A, 2B, कैटेगरी 3A और 3B के कैंडिडेट्स के लिए जो एज रखी गई है वो 25 ईयर्स to 38 ईयर्स। आप 25 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 38 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। तो आप ये फॉर्म के लिए आपको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स हैं उनको 25 साल से वो छोटे नहीं होने चाहिए और 35 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। तो मतलब उनके लिए जो एज रखी गई है वो 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज रखी गई है। 25 से 35, आप ना इससे बड़े होने चाहिए और ना छोटे होने चाहिए। अगर आप इसके इन बिटवीन लाई करते हैं तो आप ये परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज रखी गई है। तो ये आपका एज। इसमें यह भी बोला गया कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और जो विडो है उनके लिए भी 10 साल का वो एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब 35, मतलब उनका 25 to 45 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो बॉन्डेड लेबर है उनको भी 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसकी एप्लीकेशन फी कितनी है? एप्लीकेशन फी बोली गई है, जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए फीस रखी गई है। और जो भी ओबीसी से बिलोंग करता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B, कैटेगरी 3A और कैटेगरी 3B से बिलोंग करता है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनके लिए फीस 2000 रुपए रखी गई है। 2000 रुपीज उनके लिए फीस रखी गई है। अब आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करके भेजना है? आपको ये फॉर्म अपना, आपको क्लियरली अपने एनवेलप के ऊपर आपको मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप क्लियरली मेंशन करेंगे डेप्यूटी मैनेजर, लिख के भेजेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, ब्रैकेट में मैनेजर, फिर ब्रैकेट लीगल। आपको ये क्लियरली मेंशन करना है अपने एनवेलप के ऊपर। अब आपको कहां पर ये एप्लीकेशन अपनी भेजनी है, कौन से एड्रेस पे आपको ये एप्लीकेशन अपनी भेजनी है? आपको भेजनी है द मैनेजिंग डायरेक्टर, KSFC हेड ऑफिस, KSFC भवाना, नंबर 1/1,
थिमामिया रोड, बेंगलुरु 560052। इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन को भेजना है एनवेलप में, प्रॉपरली अपनी पोस्ट मेंशन करने की आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब जो ये फीस है वो आपको कैसे पे करनी है, आपको डीडी के थ्रू करनी है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वहां पर एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर उसमें भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। तो एक आपको बैंक में जाएंगे, आपका जो भी आपका बैंक में अकाउंट है आप वहां जाइएगा, वहां पर फॉर्म फिलअप करिएगा और डीडी में अपना डीडी आपको कौन से नाम से बनवाना है, वो आपको KSFC बेंगलुरु के नाम से बनवाना है। और जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका 1500 का डीडी बनेगा, और अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2000 का डीडी बनेगा। और आपको ये ओरिजिनल जो आप डीडी होगा वो ओरिजिनल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और एनेक्स्चर जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके साथ आपको ये अपना, यही एक चीज है जो ओरिजिनल लगेगी, इसको आप एनवेलप के साथ अटेस्ट करके आप इसे भेजेंगे। तो अगर, और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूं मैं, आपका एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर के एग्जाम में आपके 75 नंबर के डायरेक्ट लीगल क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। अब जो इसमें 25 मतलब 100% में से आपका जो 75% एग्जाम का वेटेज होगा वो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट में आपके जो 75% जो पोर्शन होने वाला है वो लीगल नॉलेज का होने वाला है, और जो 25% होने वाला है वो आपका कन्नड़ नॉलेज का होने वाला है, कन्नड़ लैंग्वेज का होने वाला है। तो जिसको भी लीगल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है उसकी, तो उसको कोई इशू नहीं है, वो अच्छे से अपनी लीगल नॉलेज पे ध्यान दे के जाए और पढ़ के जाए और थोड़ी बहुत कन्नड़ की बुक्स देख ले, ताकि आप बस उसमें क्वालिफाई कर पाए। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतनी आपको कन्नड़ थोड़ी बेसिक आनी चाहिए। आप बेसिक कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं आपको बुक्स भी रेफर कर दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप वो बुक्स को देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कन्नड़ लैंग्वेज की। अब रिटन टेस्ट मैंने आपको बता दिया, आपका 75% की आपका वेटेज होने वाला है। 12.5% के बाद अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो 12.5% का आपका वेटेज होने वाला है इंटरव्यू के लिए, और 12.5% ही आपका कन्नड़ लैंग्वेज का होने वाला है वेटेज। तो मतलब आपका बेसिक जो 75% है वो लीगल नॉलेज का है, और फिर आप इंटरव्यू में भी स्कोर कर सकते हैं। आपको जहां प्रॉब्लम आएगी वो आपके सिर्फ कन्नड़ लैंग्वेज में आएगी 12.5% के लिए। कन्नड़ जो कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं, बट मैं दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, उनके लिए भी उनको बस बेसिक कन्नड़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि बस वो उसे क्वालिफाई कर पाए। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, और ये आपके नंबर ऑफ वेटेज मार्क्स हैं कि कितना कितना कहां पर आपका क्या होने वाला है। तो मतलब 75% आपका वेटेज पेपर में है, 12.5% आपका कन्नड़ का आपको जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, और 12.5% आपका इंटरव्यू में होने वाला है। बाकी अब हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है लीगल के लिए। लीगल के लिए आपका जनरल कंसेप्ट ऑफ लॉ के लिए सिलेबस निकाला गया है, 50 मार्क्स का होने वाला है। जूरिस्प्रूडेंस आने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, लॉ ऑफ लिमिटेशंस आने वाला है, TP एक्ट आने वाला है, लीगल एथिक्स आने वाला है, SFC एक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और सरफाइसी एक्ट आने वाला है 2002, KPMRD एक्ट आने वाला है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने वाला है, और DRT एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स में पढ़ सकते हैं आप। अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स में भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। नॉलेज ऑफ कन्नड़ 25 मार्क्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ, 12.5% की वेटेज है इसमें, तो आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है। बाकी अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में स्टिल कोई भी इशू फेस करते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करूंगा। बाकी एक चीज और, कि अगर आपको इस फॉर्म को, अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझना है और डिटेल में खुद से पढ़ना है, तो नीचे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है, आप इसको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जहां से फॉर्म डायरेक्टली फिलअप करना है, मैं उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड करूंगा, आप वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेरे मानिएगा कि आपको कन्नड़ आती हो चाहे ना आती हो, थोड़ी बहुत आप कन्नड़ पढ़ के जाइएगा, बेसिक चीजें, और पर ये फॉर्म आप जरूर फिलअप करिएगा ताकि आपको लीगल नॉलेज का आपका स्ट्रॉन्ग बेस बने। आपको पता हो कि पेपर में, PSUs के पेपर में कैसी चीजें आती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पेपर में कैसी चीजें आती हैं। तो आपका, मैं इसमें पे स्केल बताना भूल गया, आपका जो पे स्केल इसमें होने वाला है वो आपका 52,650 रुपीज से लेके 97,100 रुपीज का आपका पे स्केल होने वाला है। मतलब बहुत लाख रुपए ही है, लगभग 1 लाख रुपीज का आपका CTC मतलब मंथली आपको मिलेगा। तो अच्छा CTC, अच्छा आपका पे ग्रेड है, पे स्केल है, तो आप इसे फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। अगर आपको स्टिल कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिएगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।